एप 21-30 अध्याय 21 चार्ल्स की हार। वॉल स्ट्रीट के चार्ल्स ट्रिलियन फाउंडेशन में ऐसा कम ही होता था जब चार्ल्स अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर $500 अरब की संपत्ति दांव पर लगाता। इस बार वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहता था। डॉलर के बाजार में हलचल पैदा करना और उसकी ग्रोथ को ऊपर खींचना उसे बड़ी रकम निकालने का मौका देने वाला था। अपने दर्जनों ऑपरेटर्स की ओर देखते हुए चार्ल्स ने गंभीर होकर कहा, अभी से अगले 1 घंटे के भीतर अपनी पूरी ताकत लगा दो। मुझे डॉलर की कीमत 1.309 से 1.35 के ऊपर चाहिए। सभी ऑपरेटर्स के चेहरों पर उत्साह था। ठीक है बॉस, आज हम अरबों कमाएंगे और फिर शहर के सबसे महंगे क्लब में जश्न मनाएंगे। उनमें से कुछ तो अपनी बड़ी जीत और ऐशो आराम के सपनों में खो गए थे। चार्ल्स संतुष्ट होकर अपने केबिन में लौट आया। उसने खुद $100 अरब के फंड की कमान संभाली थी और यही उसके मुनाफे का मुख्य जरिया था। उसने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आदेश देने शुरू कर दिए। तभी उसकी एक असिस्टेंट कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। उसने चार्ल्स को रिझाने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स ने उसे झिड़क दिया। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना ज़रूरी काम कर रहा हूँ? चार्ल्स का मानना था कि औरतें उसके काम पर असर डालती हैं। असिस्टेंट अपना सा मुंह लेकर बाहर चली गई। चार्ल्स अपनी स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए बैठा था। उसे पूरा भरोसा था कि आज इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मुनाफा वही कमाएगा। कोई भी उसके खाते की रकम की बराबरी नहीं कर पाएगा। वह खुद को इस बाजार का असली राजा समझता था। जैसे ही डॉलर की वैल्यू 1.309 से बढ़कर 1.31 हुई, चार्ल्स ने बिना वक्त गंवाए अपनी भारी भरकम रकम लगा दी। आर्यन की तरह उसने भी 1000 गुना लीवरेज का इस्तेमाल किया था। 0.01 की बढ़त का मतलब था 10% का मुनाफा। कीमत 1.309 से बढ़कर 1.329 तक पहुंच गई और आर्यन ने 20% मुनाफा कमा लिया। लेकिन आर्यन ने गौर किया कि प्लेटफॉर्म पर दूसरे नंबर का खाता तेजी से उसका पीछा कर रहा है। वह खाता 18% मुनाफे के साथ आर्यन के ठीक नीचे था और उस पर नाम लिखा था चार्ल्स। आर्यन ने मन ही मन चार्ल्स की काबिलियत की तारीफ की। आर्यन के पास तो भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन चार्ल्स अपनी समझ से यहाँ तक पहुँचा था। पर आर्यन उसे पहले नंबर पर कभी नहीं आने देने वाला था। जैसे ही वैल्यू 1.329 पर पहुंची, आर्यन ने तुरंत अपने शेयर बेच दिए। फिर जब कीमत गिरकर 1.325 हुई, उसने दोबारा खरीद लिए। उसे पता था कि अब यह 1.355 तक जाएगा। ये जानकारी दुनिया में सिर्फ आर्यन के पास थी। चार्ल्स ने इस उतार चढ़ाव का अंदाज़ा नहीं लगाया था। वह अभी भी अपनी पोजीशन पकड़े हुए था और बड़ी छलांग का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि बाजार एक बार गिरने के बाद फिर तेज़ी से ऊपर भागा और अचानक प्लेटफॉर्म के नंबर 1 अकाउंट का मुनाफा पागलों की तरह बढ़ गया। चार्ल्स अपने केबिन में चिल्लाया, धत तेरे की, ये बंदा कर क्या रहा है? क्या इसने कुछ मिनट पहले गिरते बाजार में बेचकर फिर से खरीद लिया? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। चार्ल्स की पीठ पसीने से भीग गई थी। अब वैल्यू 1.350 पर पहुंच चुकी थी। चार्ल्स ने देखा कि उसके और नंबर 1 के बीच अब फासला बहुत बढ़ गया है। उसने भी 1.350 पर अपने शेयर बेच दिए। उसने सोचा कि वह भी उसी नंबर 1 वाले की तरह करेगा, कीमत गिरने का इंतज़ार करेगा और फिर खरीदेगा। लेकिन बाजार नहीं गिरा। चार्ल्स के बेचते ही कीमत और ऊपर चली गई। उसने फिर कसम खाए, अगर मैंने अभी नहीं बेचा होता तो मैं कई अरब डॉलर और कमा लेता। उस बंदे की इनकम अभी भी बढ़ रही है, मतलब उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। चार्ल्स बुरी तरह झल्ला गया था। $10 लाख के फंड वाला एक अजनबी उसे मात दे रहा था। चार्ल्स का कुल रिटर्न 41% था, जबकि नंबर 1 पर बैठे आर्यन का रिटर्न 56% पहुंच चुका था। मुनाफे का ये 20% का अंतर बहुत बड़ा था, और ये तो बस शुरुआत थी। चार्ल्स को समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इतना निर्भीक होकर दांव कैसे खेल रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि बड़े पूंजीपतियों के आने पर बाजार किसी भी तरफ मुड़ सकता है? अचानक वैल्यू 1.355 से गिरकर 1.340 पर आ गई। चार्ल्स को लगा कि अब ये वापस 1.309 पर जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह अब दांव खेले तो वह अपना खोया हुआ पहला स्थान वापस पा सकता है। उसने 1.339 की वैल्यू पर बाजार में पैसा लगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने खरीदा, बाजार गिरना बंद हो गया। अगले ही पल वैल्यू 1.339 से उछलकर 1.341 हो गई। चार्ल्स सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या हो रहा है? मेरे खरीदते ही बाजार पलट गया। मैंने तो सीधे सीधे अपना पैसा उस बंदे की झोली में डाल दिया। सत्यानाश। अध्याय 22 खरीदारी। चार्ल्स अपने आलीशान दफ्तर में बुरी तरह तिलमिला रहा था। धत तेरे की, ये 0.05 और बढ़ गया। मैं अब और जोखिम नहीं ले सकता।
मुझे इसे अभी बेचना होगा, वरना जो कमाया है वह भी हाथ से निकल जाएगा। उसकी हालत खराब थी। बाजार को तेजी से ऊपर भागते देख उसने हड़बड़ाहट में अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। इस जल्दबाजी की वजह से उसे अपने मुनाफे का 10% हिस्सा गंवाना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर चार्ल्स का मुनाफा जो 41% पर था, पलक झपकते ही गिरकर 31% रह गया। चार्ल्स बहुत दुखी था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वह बस बेबसी से आर्यन किंग के मुनाफे को रॉकेट की तरह ऊपर जाते देख सकता था। आर्यन ने बाजार के 1.340 के स्तर पर पहुंचते ही फिर से दांव लगाया था। उसे पता था कि बाजार यहीं रुकेगा। उसने देखा कि उसका मुनाफा अब 200% के पार जा रहा है। वह संतुष्ट था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि दूसरे नंबर वाला खिलाड़ी चार्ल्स अचानक 41% से 31% पर कैसे गिर गया। साफ था कि चार्ल्स ने एक गलत फैसला लिया था और उसे अरबों का घाटा हुआ था। ये वाकई एक दर्दनाक हार थी। 1 घंटे बाद आर्यन ने अपनी सारी पोजीशन बेच दी। उसके $10 लाख अब $31.5 लाख बन चुके थे। उसका कुल मुनाफा 215% तक पहुंच गया था। आर्यन ने ये सारी रकम अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर ली। भारतीय रुपयों में ये लगभग 20 करोड़ 47 लाख रुपये से भी ज़्यादा थे। आर्यन के लिए अब पैसा कमाना बेहद आसान काम बन चुका था। आर्यन ने एक लंबी राहत की सांस ली। उसने बिस्तर पर आराम कर रही तारा की ओर देखा। तारा उठी और आर्यन के पास आए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक और आज्ञाकारिता थी। मुझे माफ़ कर दो, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे फिर से बिस्तर की ओर ले गया। तारा उसे चूमना चाहती थी, पर आर्यन ने उसे रोक दिया। इधर वॉल स्ट्रीट के अपने दफ्तर में चार्ल्स ने एक ठंडी आह भरी। उसने प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 खिलाड़ी के मुनाफे को देखा और ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट डाली। पोस्ट का शीर्षक था, मैं चार्ल्स हूँ, मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। मुझे लगा था कि मैं नंबर 1 बनूंगा, लेकिन आज मैं बाजार के असली भगवान से मिला। सामग्री, वादे के मुताबिक $1 लाख का इनाम। कृपया अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर दें, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। पूरे फोरम पर चर्चा शुरू हो गई। फैन 1, क्या चार्ल्स हार गया? ये कैसे हुआ? फैन 10, क्या तुमने देखा नहीं, नंबर 1 वाले बंदे ने 215% का मुनाफा कमाया है। फैन 100, उसने चार्ल्स को हरा दिया। वह वाकई अद्भुत है। आर्यन ने जब ये पोस्ट देखी तो उसने चार्ल्स को अपना अकाउंट नंबर भेज दिया। कुछ ही देर में $1 लाख लगभग 70 लाख रुपये उसके खाते में आ गए। यह आर्यन के लिए ऊपर की कमाई थी। आर्यन ने चार्ल्स को एक मज़ेदार रिप्लाई भेजा, तुम्हारे $1 लाख के लिए शुक्रिया। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ अच्छे बैग खरीदने के लिए ये काफ़ी हैं। चार्ल्स के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। आर्यन ने तारा की ओर देखा, जो बिस्तर पर लेटी थकी हुई लग रही थी। आर्यन ने उसे थपथपाया और कहा, चलो अब उठो, मैं तुम्हें वह ब्रांडेड बैग दिलाने ले चलता हूँ। अभी चलते हैं। बैग का नाम सुनते ही तारा की सारी थकान गायब हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह आर्यन से लिपट गई। सच में? चलिए, मुझे पता है यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा शोरूम है। खरीदारी की बात आते ही औरतों में गजब की ऊर्जा आ जाती है। जो तारा अभी बेजान लग रही थी, वह अब फुर्ती से तैयार हो गई। आर्यन उसे पास के एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले गया। तारा यहाँ पहले भी कई बार आई थी, लेकिन एक साधारण परिवार से होने के कारण वह केवल बाहर से शोरूम्स को देख पाती थी। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। आज जब आर्यन उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गया तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शोरूम में घुसते ही उसने सेल्स गर्ल को आवाज़ दी, सुनिए, आपके यहाँ जो सबसे लेटेस्ट और सबसे महंगा हैंडबैग आया है, वह दिखाए। तारा का आत्मविश्वास देखकर सेल्स गर्ल दंग रह गई। उसने इज्जत के साथ एक शानदार मगरमच्छ की खाल वाला लेदर बैग निकाला जिसकी कीमत 38,888 रुपये थी। तारा ने उसे छुआ और जैसे वह उस पर दिल हार बैठी। वाह, मुझे हमेशा से ऐसा ही कुछ चाहिए था। हमारे हॉस्टल में किसी के पास भी ऐसा बैग नहीं है। जब मैं इसे लेकर जाऊंगी तो सब जल भुन जाएंगे। तारा वाकई दिखावे की शौकीन थी और ज़्यादातर औरतें ऐसी ही होती हैं। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए, आर्यन ने अपना कार्ड देते हुए कहा। तारा खुशी के मारे आर्यन को चूमने लगी। शुक्रिया, आर्यन। आर्यन शांत रहा। जब सेल्स गर्ल बैग पैक कर रही थी तब आर्यन की नज़र एक प्रीमियम मिनी बैग पर पड़ी। उसकी कीमत 56,000 रुपये थी और उस पर सुनहरी नक्काशी थी। आर्यन को लगा कि आरुषि को ये बहुत पसंद आएगा। आर्यन ने पूछा, इस बैग में और कौन से रंग हैं? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराकर कहा, सर, इसमें सफ़ेद, नीला, बैंगनी, लाल और काला 5 रंग उपलब्ध हैं। आर्यन को अंदाज़ा नहीं था कि आरुषि को कौन सा रंग पसंद आएगा, इसलिए उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, फिर हर रंग का एक एक बैग पैक कर दीजिए। 5 ले लूँगा। सेल्स गर्ल सन रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई एक साथ इतने महंगे बैग खरीद सकता है। बगल में खड़ी तारा का चेहरा उतर गया।
उसने मुंह फुलाकर पूछा, आर्यन तुम ये सब किसे देने वाले हो? मुझे भी ये रंग पसंद हैं, क्या मुझे एक और नहीं मिल सकता? अध्याय 23, 30,000 का ब्रांडेड बैग। आर्यन ने तारा की ओर ठंडी नज़रों से देखा। तुम्हें पहले ही एक मिल चुका है। मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुझे किसी और को देने हैं। क्या एक काफ़ी नहीं है? आर्यन को 5 महंगे बैग किसी और को देते देख तारा बुरी तरह जल भुन गई। अचानक उसे अपने हाथ में मौजूद 38,000 का बैग फीका लगने लगा। अगर उसे पता होता कि आर्यन इतना उदार है तो वह पहले ही प्रीमियम बैग चुन लेती। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। उसने अपने दांत भींचे और मन ही मन तय किया कि वह आर्यन को और भी ज्यादा खुश करेगी ताकि भविष्य में उसे इससे भी बेहतर तोहफे मिल सकें। आर्यन की रईसी देखने के बाद उसे समझ आ गया था कि यह सारा पैसा उसके लिए मामूली बात है। 6 बैग खरीदने के बाद आर्यन ने लगभग 3,20,000 रुपये खर्च किए थे, जबकि उसने इससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया था। उसने पूरा भुगतान किया और 5 गिफ्ट बैग ले लिए। उसे यकीन था कि आरुषि इन्हें देखकर बहुत खुश होगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और आरुषि को एक फ़ोटो भेजी। आर्यन, तुम्हारे लिए 5 ब्रांडेड बैग। कॉलेज में मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। आरुषि, भैया इतने सारे बैग क्यों? ये तो बहुत महंगे हैं। और आपने 5 क्यों खरीदे? मेरे पास 5 हाथ तो नहीं है ना। आर्यन, कोई बात नहीं, सबके रंग अलग हैं, तुम बदल बदल कर ले जा सकती हो। और अगर किसी को तोहफा देना चाहो तो वो भी कर सकती हो। ये तुम्हारी मर्जी है। आरुषि, हाँ हाँ भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। आर्यन मुस्कुराते हुए गाड़ी लेकर आरुषि के कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। तारा उसके साथ और समय बिताना चाहती थी, पर आर्यन ने उसे मना कर दिया। उसके लिए आरुषि सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसने तारा को वहीं से वापस भेज दिया और खुद आरुषि से मिलने पहुंचा। जब उसने आरुषि को 5 बैग थमाए तो वह खुशी से उछल पड़ी। उसे इस ब्रांड के बारे में पता था। उसने देखा कि एक छोटे बैग की कीमत ही 56,000 रुपये से ज्यादा थी। आरुषि ने आर्यन से कहा, भैया एक बैग करीब 60,000 का है। 5 मिलाकर तो लाखों के हो गए। आप फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप पैसे बचाकर एक घर खरीद लेते। आर्यन ने आरुषि का सिर थपथपाया और हंसते हुए बोला, मेरी फिक्र मत करो। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पूरा बंगला खरीद सकूं। मैं तुम्हें भविष्य में एक बड़ी विला में रखूंगा जहां तुम एक राजकुमारी की तरह रहोगी। आरुषि ने मुस्कुराते हुए आर्यन के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। आर्यन ने मजाक में कहा, भविष्य में हर किसी को ऐसे ही मत चूमने लगना। आरुषि ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं आपके अलावा किसी और को कभी नहीं चूमूंगी। आर्यन को लगा कि बाहर का कोई भी लड़का उसकी बहन के लायक नहीं है। आरुषि को विदा करने के बाद वह अब एक आलीशान बंगले के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि आरुषि के लिए कुछ करोड़ों का अपार्टमेंट काफ़ी नहीं होगा, उसे कम से कम 10 करोड़ वाली विला चाहिए। उधर आरुषि 5 बैग लेकर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची। पिछले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे सुखद दिन थे। अच्छा खाना, पहली स्पोर्ट्स कार और अब ये 5 महंगे बैग। उसकी नज़रों में उसका भाई दुनिया का सबसे महान इंसान था। जैसे ही उसने कमरे में बैग रखे, हॉस्टल की बाकी लड़कियों की भीड़ जमा हो गई। सब ने उन पर लगे ब्रांड के लोगों को पहचान लिया। वाह आरुषि, 5 बैग, ये तुम्हें किसने दिए? अमेजिंग, क्या ये सच में असली हैं? आरुषि ने गर्व से कहा, मेरे भैया ने दिलाए हैं। हर एक की कीमत 56,000 रुपये है। लड़कियां जलन और हैरानी से आरुषि को बैग खोलते देखने लगीं। मैं तुमसे बहुत जल रही हूँ आरुषि। तुम्हारे भाई तुम्हें कितना प्यार करते हैं। काश मुझे कोई एक ही दिला देता, यहाँ तो 5 हैं। आरुषि को अपनी सहेलियों की ईर्ष्या भरी नज़रें बहुत अच्छी लग रही थीं। तभी उसकी नज़र अपनी सबसे अच्छी सहेली नेहा पर पड़ी। आरुषि चाहती थी कि वह नेहा की मुलाकात आर्यन से कराए। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि तारा फिर से उसके भाई की जिंदगी में आए। आरुषि मुस्कुराते हुए नेहा के पास गई और एक सफ़ेद रंग का बैग उसे थमा दिया। नेहा, यह मेरी और भैया की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वैसे भी 5 बैग मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। नेहा सन रह गई। आरुषि, ये तुम्हारे भैया ने तुम्हें दिए हैं। मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। आरुषि ने हंसकर कहा, अरे ले लो, भैया बुरा नहीं मानेंगे। मैं उन्हें बता दूंगी। उसने ज़बरदस्ती बैग नेहा की गोद में डाल दिया। 56,000 का बैग नेहा के पूरे साल के खर्च से भी ज्यादा का था। नेहा ने भावुक होकर कहा, शुक्रिया आरुषि, तुम्हारे भैया वाकई बहुत अच्छे हैं। आरुषि ने शरारत से कहा, तो फिर क्या ख्याल है मैं तुम्हें अपने भैया से मिलवा दूं? नेहा शर्म से लाल हो गई। आरुषि ने उसे गले लगा लिया और उसकी तारीफ करने लगी। मेरे भैया को तुम पक्का पसंद आओगी। तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। मुझे तो तुमसे जलन होती है। दोनों सहेलियां हंसने खेलने लगीं। इधर आर्यन अपने कमरे में वापस लौट आया था और एक बड़े बंगले के लिए बाजार की अगली बड़ी चाल सोचने लगा। तभी उसके फ़ोन पर आरुषि का मैसेज आया।
आरुषि, भैया मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। वह आपसे बात करना चाहती है, मैं उसका नंबर आपको भेज रही हूँ। मैसेज के तुरंत बाद आरुषि ने नेहा का नंबर आर्यन को भेज दिया। अध्याय 24। एक फोटो तो बनती है। आर्यन जानता था कि यह लड़की आरुषि की सबसे अच्छी सहेली है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और सबसे खास बात उसकी मासूमियत और आकर्षक व्यक्तित्व था। कॉलेज में ऐसी लड़कियां कम ही मिलती थीं। उसकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत प्यारी थी, जिसमें वह आरुषि के साथ हंस रही थी। साफ दिख रहा था कि नेहा और आरुषि की बॉन्डिंग बहुत गहरी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बातचीत शुरू की। वह नेहा के साथ बहुत शालीनता से पेश आया। आर्यन, नमस्ते। नेहा, नमस्ते। नेहा थोड़ी शर्मीली थी और ज्यादा कुछ नहीं बोली। आर्यन ने खुद ही बातचीत को आगे बढ़ाया। आर्यन, आरुषि अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है। वह कहती है कि तुम उसकी सबसे करीबी सहेली हो और बहुत अच्छी हो। मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, अरे नहीं, आरुषि भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं थोड़ी अंतर्मुखी हूँ, इसलिए वही हमेशा पहल करती है। वह बहुत अच्छी है, उसने मुझे इतना महंगा ब्रांडेड बैग भी तोहफे में दिया। आर्यन, इसका मतलब है मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। इस दोस्ती की खुशी में मैं किसी दिन तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। क्या कहती हो? नेहा, जी, मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपनी बहन का कितना ख्याल रखते हैं, ये देखकर अच्छा लगा। आर्यन, हाँ हाँ, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा भी ऐसे ही ख्याल रखूं? नेहा ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं आपकी बहन तो नहीं हूं, फिर आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखेंगे? आर्यन, जरूरी नहीं कि तुम मेरी बहन ही बनो। तुम मेरे लिए कुछ और भी हो सकती हो। नेहा ने मासूमियत से लिखा, मैं समझी नहीं। आर्यन, हाँ हाँ, तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी है। क्या मुझे वॉलपेपर के लिए अपनी कुछ और फोटो दे सकती हो? नेहा, अरे मैंने कभी ऐसे फोटो खिंचवाई नहीं है। पता नहीं अच्छी आएगी या नहीं। आर्यन, कोई बात नहीं, बस 2 फोटो भेज दो। मुझे मासूमियत वाली फोटो पसंद हैं। तुम बस बिस्तर पर आराम करते हुए ऊपर से एक सेल्फी ले लो। नेहा ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कुछ ही देर बाद उस लड़की ने वाकई एक फोटो भेजी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और हाथ से विक्ट्री का निशान बना रही थी। फोटो बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी सादगी में भी एक गजब का आकर्षण था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए फोटो सेव कर ली। उसे मानना पड़ा कि यह लड़की बहुत भोली और साफ दिल की है। नेहा, कैसी है? अच्छी है क्या? मुझे लगता है मैं आरुषि जितनी सुंदर नहीं हूँ। आर्यन, तुम दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। ये फोटो तो इतनी अच्छी है कि अब शायद मुझे रात भर नींद ना आए। नेहा, क्यों? आर्यन, तुम इतनी प्यारी हो कि डर है कहीं सपनों में भी तुम्हारी ही याद ना आती रहे। नेहा ने सोचा, हाँ हाँ, आप कितनी मीठी बातें करते हैं। आपकी बहन होना वाकई किस्मत की बात होगी। आर्यन, पर मुझे बहन की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस एक। आर्यन ने आखिरी वाक्य पूरा नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए नेहा के शर्माने वाले इमोजी को देखा। उसने बातचीत वहीं रोक दी क्योंकि उसके रूममेट्स कमरे में आ गए थे। आर्यन, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम भी आराम करो। नेहा, जी ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुभ रात्रि। आर्यन ने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ नेहा अपने बिस्तर पर लेटी फ़ोन थामे हुए थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार आर्यन की प्रोफाइल पिक्चर देख रही थी। उसके मन में एक अनजानी सी खुशी थी। उसे बस इस बात का मलाल था कि वह आरुषि के भाई से पहले क्यों नहीं मिली। उसी समय कमरे में आकाश और उसके दोस्त थके हारे लौटे। आकाश शायद अभी भी उसी अमीर रईस को ढूंढ रहा था जिसने उसकी सपनों की रानी को अपनी कार में बिठाया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह शख्स उसके सामने ही बैठा है। आकाश का चेहरा उतरा हुआ था। उसने गुस्से में कहा, धत तेरे की। पता नहीं वह कौन था, पर मेरी क्रश उस जैसे बंदे को कभी पसंद नहीं कर सकती। आकाश ने तय किया कि वह रिया से और बात करेगा और उसे महंगे गिफ्ट भेजकर उसका दिल जीतेगा। आर्यन ये सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। जब आकाश ने कुछ 100 रुपयों का छोटा सा गिफ्ट भेजने की तैयारी की तो आर्यन ने चुपके से रिया को 10,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांसफ़र भेज दिया। आपको 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। रिया ने तुरंत पैसे स्वीकार किए और खुशी वाला इमोजी भेजा। रिया, वाह, तुम कितने अच्छे हो। शुक्रिया हनी। आर्यन, किसी दिन तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। रिया, ज़रूर। वैसे हनी, एक लड़का है जो मुझे 100 रुपये के छोटे छोटे गिफ्ट भेजकर परेशान कर रहा है। मुझे वह बहुत अजीब लग रहा है। आर्यन, सच में, ये तो गलत है। कौन है वह? रिया, वही आकाश नाम का लड़का। मुझे उसमें पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब तो चिढ़ होने लगी है। आर्यन आकाश की मूर्खता पर हंसा। उसने रिया से उसे ब्लॉक करने को नहीं कहा क्योंकि फिर मज़ा खत्म हो जाता। आर्यन ने रिया को मैसेज किया, ऐसे लोगों को ब्लॉक करना बेकार है। मेरी बात मानो, तुम अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर एक पोस्ट डालो।
रिया ने आर्यन के कहे अनुसार स्टोरी डाली, मुझे एक ऐसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है जो मेरा शॉपिंग कार्ट खाली कर सके। जैसे ही पोस्ट डली, आकाश की आंखें चमक उठीं। उसे लगा यही मौका है। वह हॉस्टल के कमरे में चिल्लाया, हाँ हाँ, मेरी रानी चाहती है कि मैं उसका शॉपिंग कार्ट क्लियर करूं। अभी करता हूं। उसके दोस्त भी उसकी चापलूसी करने लगे, आकाश भाई झंडे गाड़ दो, शॉपिंग कार्ट में आखिर होगा ही कितना। आकाश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रिया को मैसेज किया कि वह पेमेंट करने को तैयार है। रिया ने तुरंत अपना शॉपिंग कार्ट शेयर कर दिया। जैसे ही आकाश ने लिंक खोला, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? वह सदमे में चिल्लाया। क्या मजाक है? इस शॉपिंग कार्ट का बिल 1,20,000 रुपये है। मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। बिल देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने पेमेंट बटन पर क्लिक करने की हिम्मत नहीं की। रिया ने जब देखा कि कोई जवाब नहीं आ रहा तो उसने एक कड़ा मैसेज भेजा, रिया, अगर औकात नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। बहुत घिनौना लगता है जब कोई बिना पैसे के अमीर होने का नाटक करता है। आकाश का चेहरा उतर गया। उसे सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि एक लड़की के शॉपिंग कार्ट का बिल 1,00,000 रुपये से ऊपर हो सकता है। 10,000 तक तो वह फिर भी सोच सकता था, पर 1,25,00,000 रुपये देना उसके बस के बाहर था। अध्याय 25, शॉपिंग कार्ट साफ। अपनी सपनों की रानी से डांट खाने के बाद आकाश की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने जवाब देने तक का साहस नहीं जुटाया। उसकी चुप्पी देख स्नेहा कपूर ने खुशी खुशी आर्यन को मैसेज किया। स्नेहा, हाँ, अब उसकी बोलती बंद हो गई है। आर्यन, तुम्हारा तरीका वाकई काम कर गया। आर्यन मुस्कुराया और आकाश के उतरे हुए चेहरे को देखा। उसका मूड काफ़ी अच्छा था। उसने स्नेहा को जवाब दिया, आर्यन, बहुत अच्छे, आज मेरा मूड बढ़िया है। लिंक भेजो, मैं तुम्हारा कार्ट क्लियर कर देता हूँ। स्नेहा के पास कहने को शब्द नहीं थे। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए स्नेहा का पूरा शॉपिंग कार्ट खाली कर दिया। 1,20,000 रुपये उसके लिए बस मामूली रकम थी। जैसे ही पेमेंट हुई, स्नेहा ने ढेर सारे खुशी वाले इमोजी भेजे। स्नेहा, शुक्रिया हनी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये सब कब से खरीदना चाहती थी। इसका बदला मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगी। हॉट इमोजी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने तुरंत आर्यन द्वारा कार्ट क्लियर किए जाने का स्क्रीनशॉट लिया और अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर लगा दिया। उसने उस पर एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, मेरे हनी ने अभी अभी मेरा पूरा शॉपिंग कार्ट क्लियर कर दिया। वह मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू हनी, आई लव यू सो मच। इस पोस्ट को देखकर आकाश का चेहरा काला पड़ गया। वह गुस्से और जलन के मारे रोने ही वाला था। आर्यन भी हंस पड़ा। स्नेहा भले ही थोड़ी लालची थी, पर वह तारा जैसी धोखेबाज नहीं थी। वह जैसी थी, साफ थी। आर्यन ने आकाश के गुस्से को नज़रअंदाज किया और बाजार की स्थिति देखने लगा। उसने अपने स्टॉक मार्केट एलीट ग्रुप में लॉगिन किया। 500 लोगों का ग्रुप अब उसे छोटा लग रहा था, इसलिए उसने इसे विस्तार देने का फैसला किया। उसने ग्रुप में और 500 लोगों को जोड़ने का ऐलान किया, लेकिन इस बार एंट्री फीस बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। ग्रुप की वैल्यू देखते हुए ये रकम कुछ भी नहीं थी। आर्यन, मैं ग्रुप में और 500 लोगों को जोड़ रहा हूँ। फीस 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। जो आना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करें। लिंक 1 मिनट में खुलेगा। ग्रुप में जैसे बाढ़ आ गई। लोग अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए बेताब थे। 1 मिनट के भीतर ही ग्रुप 1,000 लोगों का हो गया। आर्यन ने बैठे बैठे 2,50,000 रुपये कमा लिए, यानी स्नेहा के शॉपिंग कार्ट पर खर्च किए गए पैसे मुनाफे के साथ वापस आ गए थे। अब आर्यन ने एक नए शेयर पर नज़र गड़ाई। एक एनर्जी कंपनी का शेयर जिसका भाव मात्र 3.75 रुपये था। सिस्टम ने इसी शेयर की भविष्यवाणी की थी। आम लोगों के लिए ऐसे सस्ते शेयर में पैसा लगाना बहुत जोखिम भरा होता है, पर आर्यन को पता था कि आज ये 5 रुपये के पार जाएगा। इस कंपनी के कुल शेयर 20 करोड़ के थे। आर्यन के पास अभी 2.05 करोड़ रुपये थे, जिससे वह अकेले कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद सकता था। उसने चुपचाप 3.75 रुपये के भाव पर करोड़ों के शेयर खरीद लिए। उसके खरीदते ही भाव 4 रुपये पर पहुंच गया। फिर उसने ग्रुप में मैसेज डाला, आर्यन, आज मेरी नज़र एक एनर्जी शेयर पर है। अभी भाव 4 रुपये है। मेरा अंदाज़ा है कि आज ये 5 रुपये के ऊपर बंद होगा। मौका मत छोड़ना। पुराने मेंबर्स को आर्यन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। सब पागलों की तरह उस शेयर को खरीदने लगे। मेंबर 1, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पिछली बार मैंने बहुत कमाया था, इस बार मैं सब लगा रहा हूँ। मेंबर 2, जल्दी खरीदो भाई, वरना मौका निकल जाएगा। 1000 लोगों के एक साथ खरीदने से शेयर की कीमत रॉकेट बन गई। वह 4 से सीधा 5 रुपये पहुंच गई। बाजार में उस शेयर की कमी हो गई क्योंकि आर्यन के ग्रुप वालों ने लगभग सब खरीद लिया था। दिन खत्म होते होते भाव 5.5 रुपये पर बंद हुआ। आर्यन को उम्मीद थी कि कल सुबह ये 6 रुपये के पार खुलेगा। आर्यन सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे उस बड़े सेठ का मैसेज आया जिसने पिछली बार भारी शगुन भेजा था।
दिग्विजय प्रताप, भाई मैं तुम्हारा बताया शेयर खरीदना चाहता था पर देर हो गई, अब मार्केट में शेयर बचे ही नहीं हैं। दिग्विजय प्रताप, मेरे एक दोस्त ने मुझे दूसरे शेयर की सलाह दी है। समझ नहीं आ रहा कि उसकी सुनूं या नहीं। क्या तुम मुझे सलाह दे सकते हो? आर्यन को जिज्ञासा हुई। उस सेठ ने पहले भी काफ़ी पैसे भेजे थे, इसलिए आर्यन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैं आपके लिए आगे क्या कर सकता हूँ? अध्याय 26, शेयर बाजार की चालें। आर्यन ने तुरंत रिप्लाई भेजा। आर्यन, कौन सा शेयर? कुछ ही देर में दूसरी तरफ से जवाब आया। दिग्विजय प्रताप, एक छोटी कंपनी है जिसका भाव एनर्जी कंपनी जैसा ही है। सेमीकंडक्टर का शेयर है, हाईवन सेमीकंडक्टर, अभी 5.5 रुपये का भाव चल रहा है। आर्यन ने इस शेयर की जांच की और उसे कुछ अजीब लगा। शुरुआती दौर में इसकी कीमत को ज़बरदस्ती ऊपर खींचा गया था और इसका ग्राफ बहुत ही असामान्य था। आर्यन के माथे पर सिलवटें आ गईं। दिग्विजय प्रताप ने एक और मैसेज भेजा। दिग्विजय प्रताप, मेरे एक दोस्त ने कहा है कि वह मुझे काफ़ी शेयर दिला सकता है। उसका कहना है कि अगर मैं अभी खरीद लूँ तो एक हफ्ते के भीतर कम से कम 50% मुनाफा होगा। आर्यन जानता था कि यह नामुमकिन है और वह दोस्त झूठ बोल रहा है। उसने सोचा, कौन ऐसा भला मानस होगा जो खुद पैसे बनाने के बजाय दूसरों को थाली में परोसकर मौका देगा। दुनिया में कोई संत नहीं होता। आर्यन ने देखा कि इस शेयर की चाल बहुत संदेहास्पद है, इसलिए उसने सीधा जवाब दिया। आर्यन, इस शेयर में निवेश की कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसके बढ़ने की गारंटी नहीं दे सकता। उसने तुम्हें ये शेयर खरीदने के लिए इसलिए कहा है ताकि वह अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सके और तुम्हें बलि का बकरा बना दे। दिग्विजय प्रताप, आपका क्या मतलब है? आर्यन, वह तुम्हें वो शेयर बेच रहा है जो बाजार में अब बिक नहीं रहे। कोई इस शेयर को ऊपर ले जाकर छोड़ चुका है। अगर तुमने अब खरीदा तो ये तुरंत गिर जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने जल्दी से जवाब दिया। दिग्विजय प्रताप, अच्छा, तो मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा। देखूंगा कि क्या ये वाकई सही है। आर्यन ने आगे कुछ नहीं कहा। वह कोई उपदेशक नहीं था, वह सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाना चाहता था। फिर भी वह कभी किसी को धोखा देने की पहल नहीं करता था और उसे ऐसे लोगों से नफरत थी। उसने देखा कि उसका ये क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा ही जोखिम ले रहा है। जब दिग्विजय ऑफलाइन हो गया तो आर्यन भी सोने चला गया। इधर मुंबई में अपने ऑफिस में दिग्विजय प्रताप ने एक गहरी सांस ली। उसने आर्यन का मैसेज बार बार पढ़ा। वह आर्यन पर विश्वास तो करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वह पैसों की भारी किल्लत से जूझ रहा था। पिछली बार कमाए हुए पैसे सिर्फ उसकी फौरी ज़रूरतों को पूरा कर पाए थे, लेकिन कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। उसे अपनी डूबती नया पार लगाने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत थी। ये हाईवन सेमीकंडक्टर का सुझाव उसे इन्वेस्टमेंट फंड के एक बड़े डायरेक्टर दोस्त ने दिया था। एक हफ्ते में 50% मुनाफे के लालच ने उसे घेर लिया था। उसने अपने दांत भींचे और अपनी बची कुची जमा पूंजी और बैंक से लिया हुआ लोन सब इकट्ठा किया। कुल 20 करोड़ रुपये। उसने हाईवन सेमीकंडक्टर में पूरे 20 करोड़ रुपये झोंक दिए। उसने बस एक आखिरी जुआ खेला था। अगर वह जीत गया तो उसकी कंपनी बच जाएगी और वह अपनी बेटी को फिर से वही शानदार जिंदगी दे पाएगा। उसे लगा कि 5.5 रुपये पर भाव थोड़ा बड़ा है तो सब ठीक होगा। फंड डायरेक्टर बहुत अनुभवी है और मेरा पुराना दोस्त है, वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसने खुद को तसल्ली दी और सोने चला गया, इस उम्मीद में कि कल उसे करोड़ों का मुनाफा होगा। अगली सुबह जब आर्यन उठा और उसने कंप्यूटर खोला तो जैसा उसने सोचा था, उसका अपना शेयर 6 रुपये तक पहुंच चुका था। आर्यन ने अभी उसे नहीं बेचा क्योंकि उसे लग रहा था कि यह और ऊपर जाएगा। तभी उसने हाईवन सेमीकंडक्टर का भाव देखा। वह बुरी तरह टूट चुका था। जो कल 5.5 रुपये का था, वह आज गिरकर सीधा 3 रुपये पर आ गया था। इतनी भारी गिरावट। आर्यन ने फौरन उस सेठ को मैसेज किया। आर्यन, हाईवन सेमीकंडक्टर बहुत असुरक्षित है। ये 2 रुपये के भी नीचे जा सकता है। इसे मत खरीदना। काफ़ी देर बाद जवाब आया। दिग्विजय प्रताप, मुझे माफ़ करना। मैंने अपनी सारी संपत्ति इस शेयर में लगा दी है। हाईवन में उसका घाटा 45% तक पहुंच चुका था। यानी अगर वह अब बेचता तो उसके 20 करोड़ में से सिर्फ 11 करोड़ ही बचते। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की। ये कभी भी 2 रुपये से नीचे गिर सकता है। अभी बेच दो और इंतज़ार मत करो। लेकिन दिग्विजय ने नहीं सुना। उसने रिप्लाई किया, मैं अपने उस डायरेक्टर दोस्त से दोबारा पूछूंगा। आर्यन ने अब उसे और समझाना छोड़ दिया। जो अपनी बर्बादी पर आमादा हो उसे कोई नहीं बचा सकता। शेयर बाजार में ऐसे बहुत लोग थे जो खुद को बाजार से ऊपर समझते थे, जबकि वे सिर्फ बड़े मगरमच्छों का चारा थे। साफ था कि किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया था ताकि निवेशकों का पैसा हड़पा जा सके। आर्यन ने शांति से अपने एनर्जी शेयर 6.15 के भाव पर बेच दिए। उसने 64% का मुनाफा कमाया था।
उसकी संपत्ति अब 2.05 करोड़ से बढ़कर 3.36 करोड़ रुपये हो गई थी। यानी उसने 1.31 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। इधर मुंबई में दिग्विजय प्रताप ने कांपते हाथों से अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। भाई राहुल, मैंने तुम्हारी बात मानकर वह शेयर खरीदे थे। कल 5.5 का भाव था, आज 3 रुपये रह गया है। इंटरनेट पर एक जानकार कह रहा है कि ये 2 रुपये के नीचे जाएगा, मुझे तुरंत बेच देना चाहिए। डायरेक्टर की आवाज़ बहुत शांत थी। अरे फिक्र मत करो दिग्विजय, ये सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, इससे नीचे नहीं जाएगा, इंतज़ार करो, शाम तक भाव ज़रूर बढ़ेगा। दिग्विजय ने राहत की सांस ली। उसे अपने दोस्त पर भरोसा था। उसे लगा कि शायद यही सही है, पर वह ये नहीं जानता था कि वह अब उस दलदल में फंस चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 27, विला की खरीदारी। आर्यन को सिस्टम से भविष्यवाणी के नतीजे मिल चुके थे, लेकिन वह उन्हें इस्तेमाल करने की जल्दी में नहीं था। चूंकि उसने खुद से और आरुषि से वादा किया था कि वह एक आलीशान बंगला खरीदेगा, तो अब सही समय आ गया था। उसके पास पर्याप्त पैसा था। शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में विला की शुरुआती कीमत लगभग 1 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट थी। ऐसे में 2000 वर्ग फुट का एक छोटा बंगला आसानी से खरीदा जा सकता था। आर्यन ने तुरंत आरुषि को मैसेज किया और उसे घर देखने के लिए साथ चलने को कहा। उसने मैसेज भेजा, स्कूल के गेट पर मेरा इंतज़ार करो, हम साथ में ग्रीन वैली विला देखने चलेंगे। आरुषि ने वापस पूछा, भैया हम ग्रीन वैली क्यों जा रहे हैं? वहाँ के विला बहुत खूबसूरत हैं और वहाँ की हवा बहुत ताज़ी है। भविष्य में वहाँ रहने से तुम्हारी सेहत में भी सुधार होगा। आरुषि ने हंसते हुए कहा, भैया मैं तो एक छोटे से फ्लैट में भी खुश हूँ, विला तो बहुत महंगे होते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। आरुषि हैरान रह गई। वाह! आर्यन ने अपना कमरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन निकलते समय उसने एक खास शख्स आकाश की तरफ देखना नहीं भूला। वह भूला नहीं था कि उसे आकाश को सबक सिखाना है, पर वह ये काम आरुषि के लिए बंगला खरीदने के बाद करेगा। आर्यन जल्द ही कॉलेज के गेट पर पहुंच गया। आरुषि वहां उसका इंतजार कर रही थी। आरुषि के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा भी थी। फोटो की ही तरह वह असलियत में भी बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। उसका स्वभाव काफ़ी शर्मीला था। आर्यन को देखते ही आरुषि इतनी खुश हुई कि अपनी सहेली को खींचकर पास ले आए। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने कहा, भैया हमें ले चलिए, मैंने नेहा को भी साथ बुला लिया है, उसे परेशान मत करना। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ नेहा का अभिवादन किया। नेहा की हिम्मत उससे नज़रें मिलाने की नहीं हुई, जो कि ऑनलाइन चैटिंग से बिल्कुल अलग था। आर्यन ने सोचा, कितनी शर्मीली है। उसने सहजता से कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम दोनों गेट पर रुको। आर्यन अपनी लेक्सस लेकर आया और दोनों लड़कियों को सीधे ग्रीन वैली विला के सेल्स ऑफिस ले गया। ये पहली बार था जब दोनों लड़कियां यहां आई थीं। नेहा बहुत उत्सुक दिख रही थी। आरुषि, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आरुषि हंसते हुए बोली, मेरे भैया ने कहा है कि उन्हें विला खरीदना है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना रईस होगा कि आरुषि के लिए विला खरीदेगा। ग्रीन वैली विला की कीमतें पूरे शहर में मशहूर थीं, लगभग 1 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट। यह एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट था। आर्यन बिना हिचकिचाए दोनों लड़कियों को लेकर अंदर गया। उसने सेल्स मैनेजर से सीधे कहा, हमें घर देखना है, लगभग 2000 वर्ग फुट का हो और माहौल अच्छा हो, हमें दिखाने ले चलिए। मैनेजर एक पल के लिए ठिठकी, फिर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पास आए। नमस्ते सर, क्या आपके मन में कोई खास डिज़ाइन है? हमारे पास यहाँ कुछ लग्जरी विला उपलब्ध हैं। उसने कुछ मॉडल्स दिखाए जिन पर कीमतें लिखी थीं। मुख्य रूप से 3 विकल्प थे। पहला विला 1980 वर्ग फुट, 6 बेडरूम और 2 लिविंग रूम, 2 मंजिला, कीमत 1.75 करोड़ रुपये। दूसरा विला 2050 वर्ग फुट, 6 बेडरूम और 2 लिविंग रूम, 2 मंजिला, कीमत 1.85 करोड़ रुपये। तीसरा विला 2150 वर्ग फुट, 7 बेडरूम और 2 लिविंग रूम, 2 मंजिला, कीमत 1.95 करोड़ रुपये। कीमतों में इतना अंतर उनके इंटीरियर और उनकी लोकेशन भौगोलिक स्थिति की वजह से था। आर्यन ने आरुषि को चुनने का मौका दिया। देखो तुम्हें कौन सा पसंद है, हम अभी उसे देखने चलेंगे। जो तुम्हें पसंद आएगा मैं वही खरीदूंगा। कीमत देखकर आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये तो बहुत महंगा है। उसने आर्यन की ओर देखा और समझ गई कि उसका भाई मजाक नहीं कर रहा है। भैया, क्या सच में इतना महंगा घर लेना ज़रूरी है? ये तो लगभग 2 करोड़ का है। आर्यन ने लापरवाही से कहा, 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, मैं इसे आसानी से ले सकता हूँ। खर्च करने के बाद मैं और भी कमा सकता हूँ। तुम्हें जो पसंद हो बस बता दो। आरुषि के प्रति आर्यन की यह कोमलता देखकर नेहा को बहुत जलन एनवी हुई। वह भी चाहती थी कि उसे ऐसा ही प्यारा भाई मिले। आरुषि के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी।
उसे 2050 वर्ग फुट वाला विला पसंद आया। वह अपने भाई के साथ रहना चाहती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने अमीर हैं, बस उसे अपने परिवार के साथ रहना था। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया और कहा, भैया मुझे 2050 वर्ग फुट वाला देखना है। वह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज़ वहाँ सफाई करूंगी और आपके लिए खाना बनाऊंगी। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पगली, घर की सफाई के लिए हम नौकरानी रखेंगे और खाना बनाने के लिए रसोइया। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन का ये लाड आरुषि को बहुत पसंद आता था। नेहा ईर्ष्या से उन्हें देख रही थी, पर आरुषि ने उसे भी साथ चलने को कहा। वे विला के अंदर गए। हर विला स्वतंत्र था, जिसमें अपना छोटा सा बगीचा और ऊंची दीवारें थीं। माहौल बहुत शांत था। आर्यन जानता था कि यहाँ निवेश करना भविष्य में बहुत मुनाफे का सौदा होगा, क्योंकि यहाँ की कीमतें तेजी से बढ़ने वाली थीं। विला के अंदर का इंटीरियर पूरी तरह तैयार था। गहरे और गर्म रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे घर बहुत वार्म लग रहा था। 2 मंजिलें, बड़ा किचन, शानदार लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम के बाहर एक स्टडी रूम। ये 2 लोगों के लिए बहुत बड़ा था। आरुषि को ये देखते ही पसंद आ गया। भैया, ये बहुत सुंदर है। कितना बड़ा है। बाहर छोटा सा गार्डन भी है, मैं वहाँ फूल लगाऊंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मैनेजर की तरफ देखा और सीधे कहा, मैं इसे अभी बुक कर रहा हूँ। मैं पूरा भुगतान फुल पेमेंट एक साथ करूँगा। बताए, कम से कम कितनी कीमत लगाएंगे? मैं आपके लिए आगे क्या कर सकता हूँ? अध्याय 28। मेरा बॉयफ्रेंड लेक्सस चलाता है। सेल्सवुमन को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना उदार होगा। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सबसे कम कीमत बताई। सर, हमारे यहाँ सबसे कम कीमत 18 करोड़ रुपये है। अगर आप वाकई इसे लेना चाहते हैं तो हम आपको 2 गराज मुफ्त दे सकते हैं और 2 साल का प्रॉपर्टी शुल्क भी माफ़ कर देंगे। कैसा रहेगा? कीमत वाजिब थी। आर्यन ने सिर हिलाया और 18 करोड़ रुपये में सौदा पक्का कर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वह जल्द से जल्द यहाँ रहने आना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत पूरे 18 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। ये देखकर सेल्सवुमन दंग रह गई। साथ ही आरुषि की सहेली नेहा के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। आर्यन वाकई बहुत रईस था और नेहा ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे कॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना सोचे समझे 18 करोड़ का विला खरीदने की हिम्मत रखे। आर्यन के अलावा ऐसा कोई और नहीं था। ... खरीद सफल। 60% अनुभव अंक प्राप्त हुए। सिस्टम लेवल अपग्रेड किया गया है। सिस्टम लेवल 2 पर पहुंच गया है। अब आप 1 घंटे के लिए वित्तीय भविष्यवाणियां कर सकते हैं। इतना सारा पैसा खर्च करने की वजह से सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया था। हालांकि लेवल 2 में केवल 1 घंटे की भविष्यवाणी का समय दिया गया था, लेकिन असल में यह अब भी बहुत शक्तिशाली था क्योंकि यह निर्धारित समय के लिए था। आर्यन के पास 3.36 करोड़ रुपये थे, जिनमें से 18 करोड़ खर्च करने के बाद अब उसके पास 1.56 करोड़ रुपये बचे थे। नोट: पिछले अध्याय के मुनाफे के बाद की गणना के अनुसार। हालांकि आर्यन को पता था कि वह इसे फिर से कमा लेगा। उसे कोई चिंता नहीं थी। आरुषि के चेहरे पर खुशी देखकर उसे पूर्ण संतुष्टि महसूस हो रही थी। वह चाहे जितना भी पैसा खर्च कर ले, वह आरुषि की एक मुस्कान के सामने कुछ भी नहीं था। आलीशान विला को थोड़ा व्यवस्थित करने की ज़रूरत थी, इसलिए वे 2 दिन बाद ही वहां रहने जा सकते थे। आर्यन ने 20,000 रुपये महीने पर 2 घरेलू कर्मचारी रखे, जो 2 दिनों में सब कुछ साफ और व्यवस्थित कर सकते थे। आरुषि बेहद खुश थी। वह आर्यन से विदा लेकर कॉलेज वापस गई ताकि अपना सामान पैक कर सके। उसने अपनी सहेली नेहा की ओर देखा और मुस्कुराए। उसने पूछा, नेहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहने आ जाती? भैया का विला बहुत बड़ा है। नेहा शर्म से लाल हो गई और बोली, अरे, ये तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? आरुषि ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भैया से बात कर लूँगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। नेहा भावुक हो गई, लेकिन जब उसने सोचा कि वे तीनों साथ रहेंगे तो उसका चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। आखिर आर्यन भी वहीं होगा। आरुषि ने नेहा को गंभीरता से समझाना जारी रखा, सच कहूँ तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और मेरे भैया के साथ रिश्ते में आना चाहिए। मैं उस तारा को भैया के साथ नहीं देखना चाहती, मुझे उससे नफरत है। तुम जानती हो कि भैया को उसके जैसी लड़की ने कितना दुख पहुंचाया है। तुम नहीं चाहोगी कि उसे फिर से धोखा मिले, है ना? नेहा ने सिर हिलाया और कहा, आर्यन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। वह औरत उनके लायक नहीं है। नेहा और आरुषि की एक ही राय थी, जिससे आरुषि बहुत खुश हुई। ... आर्यन अपने हॉस्टल पहुंचा। जैसे ही वह अपने फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। वहां तारा खड़ी थी। तारा कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक मानी जाती थी और उसे लड़कों के हॉस्टल में देखकर सब दंग थे। वह साफ तौर पर आर्यन को ढूंढने आई थी। आर्यन के रूममेट्स भी वहीं थे। तारा एक सुंदर ड्रेस में बहुत आकर्षक लग रही थी।
आकाश तो हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज की यह क्वीन आर्यन जैसे लड़के को क्यों ढूंढ रही है। तारा ने जब देखा कि आर्यन वहां नहीं है तो उसने मुंह फुला लिया। उसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया और अब यहाँ भी नहीं है। मैं साथ में खाना खाने जाना चाहती हूँ। ओह, वह बच्चों की तरह पैर पटक रही थी। उसके अंदाज से साफ था कि आर्यन के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा है। आकाश पूरी तरह सुध बुध खो चुका था। उसने अपने दोस्तों से पूछा, आर्यन को इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? मुझे तो पता भी नहीं चला। सुमित ने कहा, आर्यन आजकल बहुत व्यस्त रहता है। मैंने सुना है उसने नई गाड़ी भी खरीदी है। आकाश को यकीन नहीं हुआ। उसने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह गाड़ी कैसे खरीद सकता है? मजाक बंद करो। वह तारा के करीब गया और अपनी शेखी बघारने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर लड़की, तुम आर्यन के चक्कर में मत पड़ो, वह तो कंगाल है। मेरे पास BMW X5 है जो मैंने 5 लाख रुपये में ली है। क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहोगी? तारा का स्तर अब बहुत ऊंचा हो चुका था। आर्यन के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसे 5 लाख की गाड़ी अब कुछ नहीं लगती थी। उसका बॉयफ्रेंड 1 करोड़ की लेक्सस चलाता था। उसने आकाश को बहुत ही ठंडी और अपमानजनक नज़र से देखा। मुझसे बात मत करो। BMW X5, 5 लाख, तुमने पक्का लोन पर ली होगी, है ना? मेरा बॉयफ्रेंड लेक्सस चलाता है जो तुम्हारी BMW से कहीं बेहतर है। और पिछली बार जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट में हम रुके थे उसका एक रात का किराया 10,000 से ज़्यादा था। आकाश का चेहरा उतर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तारा आर्यन के बारे में बात कर रही है। क्या आर्यन लेक्सस खरीद सकता था? क्या वह प्रेसिडेंशियल स्वीट का खर्च उठा सकता था? इसका मतलब था कि आर्यन उससे कहीं ज़्यादा अमीर था। तभी उसने आर्यन को गलियारे में आते देखा। आर्यन ने तारा को वहां देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बहुत रूखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था? आर्यन ने ठंडे स्वर में पूछा। तारा ने अपना सिर झुकाया और उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुमने पिछले कुछ दिनों से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए। आर्यन झुंझला गया। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। तारा ने लाड जताते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ रहने से ज़्यादा काम को ज़रूरी समझते हो? मैं बस तुम्हारे साथ खाना खाना और शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अध्याय 29, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। आर्यन का जवाब बहुत सीधा और कड़ा था। नहीं, ठीक है, अब तुम वापस जाओ। जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हें फ़ोन करूंगा। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे परेशान मत करो। उसने हाथ हिलाया और तारा को वहां से जाने का इशारा कर दिया। हॉस्टल के बाकी लड़के सन थे। आकाश का चेहरा तो पूरी तरह उतर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना सख्त हो सकता है। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की उसके सामने इतनी दबी हुई थी। इससे साफ जाहिर था कि आर्यन के पास उसे काबू में रखने की पूरी काबिलियत थी। ये बंदा वाकई लेक्सस LC चलाता था और 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकता था। वह आकाश से कहीं ज्यादा रईस था। जैसे ही आर्यन कमरे में घुसा, सुमित उसके पास आया और पूछे बिना नहीं रह पाया, आर्यन भाई, तुम्हारा और तारा का पैचअप हो गया। कॉलेज की जान तारा तुम्हारे पीछे पागल है। वाह, तुम कमाल हो यार। तुमने उसे इतना आज्ञाकारी कैसे बनाया? आर्यन ने लापरवाही से कहा, हमारा पैचअप नहीं हुआ है। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और सच कहूं तो वह मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। सुमित का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे आर्यन की इस बेरुखी पर बहुत हैरानी हुई, लेकिन साथ ही उसके मन में आर्यन के लिए सम्मान और बढ़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि इस कमरे में सबसे बड़ा खिलाड़ी आर्यन ही है। आर्यन के सामने आकाश कुछ भी नहीं था। आकाश की हालत सबसे खराब थी। उसे सबसे बड़ा झटका लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कमरे में उससे बेहतर कोई हो सकता है। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह अब तक एक बेवकूफ़ की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने बुझे हुए चेहरे से आर्यन की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे पास सच में लेक्सस LC है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है? तुमने उसे कैसे खरीदा? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और सहजता से बोला, जाहिर है, अपनी मेहनत की कमाई से। आकाश को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। और तुम प्रेसिडेंशियल स्वीट में भी रुक सकते हो जिसका एक रात का किराया 10,000 से ज़्यादा है। क्या तुम्हारे पास वाकई इतना पैसा है? आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि अब इसे हकीकत दिखाई देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, और सुनो, मैंने आज ही 18 करोड़ रुपए में एक आलीशान विला भी खरीदा है। क्या तुम उसका एग्रीमेंट देखना चाहोगे? आर्यन ने अपने फ़ोन से उस कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो दिखाई। कमरे के सभी लड़के दंग रह गए। आकाश तो सुध-बुध ही खो बैठा। वह एग्रीमेंट एकदम असली था। 18,000,000,000 रुपये की वो रकम देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आर्यन ने बड़े आराम से कहा, मैं 2 दिनों में यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ।
वैसे जाने से पहले तुम लोगों ने मेरा जो ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आज रात तुम सबको हेवनली वर्ल्ड के टीवी में पार्टी दे रहा हूँ। सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। ये सुनते ही सुमित और बाकी लड़के खुशी से झूम उठे। वाह आर्यन भाई, आप तो छा गए। हेवनली वर्ल्ड इस इलाके का सबसे महंगा क्लब है, हम जरूर चलेंगे। आकाश खुश नहीं था, उसे लग रहा था कि आर्यन का उसे पार्टी में बुलाना किसी खास मकसद से है। उसे घबराहट हो रही थी। हालांकि वह भी एक अमीर घर से था, पर आर्यन का रुतबा और उसका आत्मविश्वास उसके बस के बाहर की बात थी। उसने अब तक आर्यन को एक मामूली लड़का समझकर उससे छोटे मोटे काम करवाए थे, लेकिन अब पासा पलट चुका था। आर्यन ने आकाश की नज़रों की परवाह नहीं की और क्लब में एक प्राइवेट स्वीट बुक कर दिया। उसने वहां लड़कियों के एक ग्रुप और सबसे महंगी शैंपेन आर्मंड दी ब्रिग्नेक का ऑर्डर दिया। 10 बोतलों की कीमत ही करीब 90,000 रुपये थी। कुल मिलाकर बिल 1 लाख रुपये के पार जाने वाला था। रात को आर्यन ने आकाश और बाकी रूममेट्स को क्लब पहुंचने के लिए कहा और खुद स्नेहा कपूर को लेने निकल गया। स्नेहा आज बहुत सज धज कर तैयार हुई थी। जैसे ही वह कार में बैठी उसने आर्यन को चूम लिया। हनी, मैं अच्छी लग रही हूं ना? मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। क्लब के प्राइवेट स्वीट में सब इंतजार कर रहे थे। आकाश ने पहले कभी इतना महंगा ऑर्डर नहीं देखा था। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यन एक ऐसी लड़की के साथ अंदर आया जिसे देखकर आकाश की जान ही निकल गई। वह लड़की कोई और नहीं, उसकी गॉडेस स्नेहा कपूर थी। आकाश का चेहरा नीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए वह पागल था वह आर्यन का हाथ थामे यहाँ आई है। स्नेहा को पता भी नहीं था कि आकाश कौन है। वह आर्यन से चिपक कर बैठी थी, जिससे साफ था कि उनके बीच का रिश्ता बहुत करीबी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए स्नेहा को बगल में बिठाया और सबका परिचय कराया। दोस्तों, मिलो मेरी गर्लफ्रेंड से, स्नेहा कपूर। स्नेहा, ये मेरे रूममेट्स हैं। स्नेहा ने बड़े प्यार से सबको हेलो कहा। तभी उसे किसी की तीखी नज़र का एहसास हुआ। उसने आर्यन के कान में धीरे से कुछ पूछा। अध्याय 30, हारा हुआ इंसान। हनी, तुम्हारा रूममेट एकदम अकेला बैठा है। वह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, मैंने उसे पहले कहीं देखा है क्या? स्नेहा कपूर ने धीरे से पूछा। आर्यन का चेहरा एकदम शांत था। उसने गोलमोल जवाब दिया, ऐसा है क्या? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। स्नेहा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आर्यन ने पहले ही आर्मंड दी ब्रिग्नेक शैंपेन की बोतल खोल दी थी। उसने स्नेहा के लिए गिलास में शैंपेन डाली और मुस्कुराते हुए कहा, इस शैंपेन को चख कर देखो। एक बोतल 8,888 रुपये की है। इस पूरे बार की सबसे महंगी शराब। आर्यन के अंदाज को देखकर स्नेहा मुस्कुराए और मना नहीं कर सकी। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे ज्यादा पीना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं पिला दूंगा। आर्यन मुस्कुराया, फिर उसने एक घूंट भरा और स्नेहा के होठों को चूम लिया। स्नेहा का चेहरा अचानक लाल हो गया। आर्यन के रूममेट्स के सामने वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें मूंद लीं और आर्यन के हाथों से शैंपेन पीती रही। धीरे धीरे नशा उस पर चढ़ने लगा और उसने आर्यन को और भी मजबूती से पकड़ लिया। आर्यन ने प्यार से पूछा, कैसा लगा? स्नेहा ने अपना मुंह बनाया, उसे इस कड़वे स्वाद की आदत नहीं थी। ये थोड़ा तीखा है और स्वाद भी अजीब है। क्या ये वाकई इतनी महंगी है? आर्यन हंस पड़ा और कुछ नहीं बोला। उसने दूर बैठे लड़कों की तरफ देखा। आकाश का चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ था। सुमित और बाकी दोनों दोस्त हैरान थे। आर्यन और आकाश की क्रश के बीच इतनी नज़दीकी देखकर उन्हें सब समझ आ गया था। वे आकाश को सहानुभूति भरी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन अब हॉस्टल का सबसे रईस आदमी आर्यन था, इसलिए वे उसी की तरफदारी करने लगे। भाभी जी, ये शैंपेन वाकई सबसे महंगी है। जब ये टेबल पर आई तो क्लब की सारी लड़कियां नाचने लगी थीं। सुमित ने मक्खन लगाते हुए कहा। बिल्कुल, यहाँ तक कि मैनेजर खुद बोतल लेकर आया था। क्या रुतबा है भाई का? आर्यन भाई, आप कमाल हो। आपको भाभी जी जैसी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? इन बातों को सुनकर स्नेहा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह आर्यन से और चिपक कर बैठ गई। उसे लगा कि आर्यन जैसा बॉयफ्रेंड मिलना वाकई किस्मत की बात है। उसने आर्यन के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया और चहकते हुए बोली, हनी, तुम सबसे अच्छे हो। आर्यन की नज़र आकाश पर पड़ी, जो एकदम पीला पड़ गया था। अब आकाश को समझ आ गया था कि वे तस्वीरें किसने भेजी थीं। वह कोई और नहीं, आर्यन ही था। आर्यन, जिसे वह अब तक सबसे मामूली समझता था, उसने न केवल उसकी सपनों की रानी को चुरा लिया था, बल्कि उसे पूरी तरह धूल चटा दी थी। आर्यन जब बोला तो उसकी आवाज़ में एक अलग ही रौब था। दोस्तों, बिल्कुल संकोच मत करो। आज जो भी खर्चा होगा सब मेरी तरफ से है। खुलकर मजा लो। बाकी तीनों दोस्त खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन आकाश का मन बुझ गया था। आर्यन को अपनी पसंदीदा लड़की के साथ फ्लर्ट करते देख वह और भी दुखी हो गया। कुछ ही देर में स्नेहा को नशा चढ़ने लगा।
आर्यन ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और रूममेट से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा नशा हो गया है, मैं उसे आराम कराने होटल ले जा रहा हूँ। तुम लोग मज़ा करो, मैंने सारा बिल भर दिया है। जितना मन चाहे उतना रुकना, मैं अब निकलता हूँ। इतना कहकर वह स्नेहा को बाहों में भरकर वहां से ले गया। साफ था कि वे अब अकेले रहने वाले थे। अपनी गॉडेस को इस तरह जाते देख आकाश उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सका। अगर वह रोकता भी तो क्या कर लेता। उसकी 5 लाख की पुरानी BMW आर्यन की लेक्सस LC का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आर्यन के सामने वह अमीर होने का बस ढोंग कर रहा था। आकाश वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही शैंपेन पीने लगा। उसका चेहरा गम से भर गया था। ... आर्यन ने स्नेहा को कार में बिठाया। वह अभी भी होश में थी। आर्यन के खुश चेहरे को देखकर उसे लगा कि उसने आज उसे काफ़ी प्रभावित किया है। वह आर्यन के गले लग गई। हनी, अब मुझे होटल चलना है। स्नेहा काफ़ी उत्साहित थी और आर्यन ने भी यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वह उसे पास के एक शानदार 5 सितारा होटल ले गया। होटल के स्वीट में पहुंचते ही स्नेहा ने उसे गले लगा लिया। वह आर्यन के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। आर्यन को भी स्नेहा के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। वह तारा जैसी शातिर नहीं थी। मेरे रईस मालिक, आज से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, स्नेहा ने शरारत से कहा। देर रात तक वे साथ रहे और फिर स्नेहा गहरी नींद में सो गई। आर्यन ने उसके पसीने और मेकअप से सने चेहरे को चूमा और एक नोट लिखकर वहां से निकल गया। वह हॉस्टल जाकर आकाश का चेहरा देखना चाहता था। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा कि बाकी दोस्त खूब मज़ा करके लौटे थे। सिर्फ आकाश एक कोने में बैठा मुंह फुलाए शराब के नशे में उसे घूर रहा था। आकाश ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर स्नेहा को पता चला कि तुम उसे धोखा दे रहे हो तो वह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आर्यन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। आकाश, तुम इन ऊंची हरकतों के अलावा और कर भी क्या सकते हो? सच तो यह है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इतना कहकर आर्यन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपना सामान पैक करने लगा। उसे अब ये हॉस्टल छोड़ना था। बाकी दोस्त उसकी मदद करने दौड़े। आर्यन भाई, आप थक गए होंगे, सामान हम पैक कर देते हैं। भाई, आप तो गुरु निकले। एक साथ दो सुंदर लड़कियां कैसे संभाल लेते हो? आर्यन बस मुस्कुराया। उसे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। आकाश बस उसे बेबसी से जाते हुए देख सकता था। वह पूरी तरह हार चुका था। मैं आपके लिए आगे क्या कर सकता हूँ? क्या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनें।